Students, today I am going to start next lecture of carbon and its compound. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो कंटेंट आप लोग अब तक कवर कर चुके हैं उसमें आप बॉन्डिंग भी स्टडी कर चुके हैं और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन भी स्टडी कर चुके हैं। तो बच्चों लास्ट वाला जो टॉपिक था एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसे आप फिर से रिवाइज करें, पढ़ते रहें, सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लर्न करें क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाएगा और वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम क्लासीफाई करेंगे इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर। टुडे वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। क्लासिफिकेशन जो होगा बच्चों, इनका दो वेराइटी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मिलती है। या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब होता है असाइक्लिक, एलिफेटिक और असाइक्लिक। सेकंड केस हो सकता है बच्चों साइक्लिक। नाम से क्लियर है कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो होगा। चलिए इससे पहले एक ये चीज बताता हूं आपको, आपने स्टडी किया था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वहां पर एक टर्म मैंने आपको बताई थी वो थी कैटेनेशन, और इसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन में टेंडेंसी होती कि कार्बन कार्बन से जुड़कर एक बड़ी चेन बनाने की एबिलिटी रखता है। अच्छा, तो कार्बन में चेन फॉर्मेशन की एबिलिटी है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर आप इस क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे हो। अच्छा, तो कार्बन का जो चेन बनाने का कॉन्सेप्ट है, अगर ये इस तरह का हो जाए कि फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन बन जाए, मींस जो सारे कार्बन जुड़े हुए हैं अगर वो साइक्लिक मैनर में जुड़े हुए हैं तो वहां पर जो वो कार्बन कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा, और जहां पर नॉन साइक्लिक मिलेगा उसे आप कैसा बोलेंगे, असाइक्लिक और एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर बच्चों? तो दो केस हो सकते हैं, एक हो सकता है साइक्लिक और एक हो सकता है असाइक्लिक। चलिए, तो जो यहां पर एलिफेटिक है इसमें बच्चों दो केस आपके पास पॉसिबल है। ये क्लियर है, इसमें कोई साइक्लिक अरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें कार्बन्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, साइक्लिक होगा। तो फर्स्ट केस हमारा ये है और सेकंड केस हमारा ये होगा। फर्स्ट केस में बच्चों दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है दैट इट मे बी स्ट्रेट चेन और इट मे बी ब्रांच्ड चेन। देखो साइक्लिक नहीं होगी मतलब चेन की फॉर्म में होगा, चेन की फॉर्म में होगा तो चेन कैसी हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है। ब्रांच का मीनिंग क्या होगा कि आप जिसे कंसिडर कर रहे हो उसका मेन पार्ट कौन है, आप जिस कंपाउंड की बात कर रहे हो उसका मेन पार्ट कौन है, कार्बन। तो कार्बन कार्बन से कनेक्टेड इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसे आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर? बट अगर इनका अरेंजमेंट ऐसा हो एक कार्बन से कुछ साइड कार्बन जुड़े हुए हों तो आप इसे कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करेंगे, ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मींस यहां पर ये थी बच्चों स्ट्रेट चेन, मींस किसी भी कार्बन से साइड में दूसरा कार्बन अटैच नहीं था। मींस यहां पर एक कार्बन से जो मेन चेन है, फिर से समझिएगा बच्चों, मैं चेन अगर कंसीडर करूं तो चेन किस तरह से कनेक्ट की जाएगी, कैसे कंसीडर की जाएगी कि कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहां कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है, यहां कार्बन कनेक्टेड है, यहां कार्बन कनेक्टेड है, यहां कार्बन कनेक्टेड है, और आप इस सीक्वेंस को एक चेन में कंसीडर कर सकते हो। यहां पर भी आप सीक्वेंस देखिए, यहां से स्टार्ट करें, यहां पर गए, यहां गए, यहां गए, तो इस सीक्वेंस को भी आपने एक पूरा एक सीक्वेंस देखा तो ये भी एक चेन बन गई। यहां पर आप सीक्वेंस देखो, आप अगर इसे काउंट करते हो फिर इसे काउंट करते हो, फिर अगर आप यहां पर चले जाते हो नीचे तो फिर आपका सीक्वेंस जो बना वो ये वाला बना। तो अब बच्चों ये जो पार्ट यहां पर स्किप हो गया इसे आप क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। तो वो कार्बन वाला पार्ट जो चेन से स्किप हो जाए, चेन में काउंट ना हो, उसे क्या कंसीडर किया जाएगा, ब्रांच कंसीडर किया जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कैसा होगा, ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें चेन के अलावा उसमें साइड चेन्स भी अवेलेबल है। यहां पर ये थी मेन चेन जो आपने सेलेक्ट की, और इसके बाद अगर कार्बन चेन है तो ये चेन कैसी होगी बच्चों, साइड चेन होगी।
क्लियर। तो ये एक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, केवल डेफिनेशन वाला पार्ट है, आपको कहीं भी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो कंपाउंड्स दिए जाएंगे उनका नोमेनक्लेचर भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे। बस आपके माइंड में एक डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर हो कि स्ट्रेट चेन किससे बोला जा रहा है, जहां पर कार्बन कार्बन से कनेक्टेड हो, कोई साइड कार्बन ना हो, और जहां पर कोई साइड चेन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए अब बात करते हैं साइक्लिक की। साइक्लिक में भी बच्चों दो पॉसिबिलिटी होती है। साइक्लिक में एक केस होगा एलिसाइक्लिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंस आप केवल इतना समझ लें अभी के लिए, हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो है एलिफेटिक एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ऐसे ही कंपाउंड्स क्वेश्चन में दिए जाएंगे, इन्हीं का नोमेनक्लेचर हमें स्टडी करना है, यही हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। फिर भी हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक किसको बोला जाता है। तो एरोमेटिक तो वैसे इनमें एक स्पेशल स्मेल होती है, बट अगर सिंपल तरीके से आप समझना चाहो तो केवल इतना समझ लो, बेंजीन जिसके अंदर बेंजीन रिंग या बेंजीन के जो डेरिवेटिव हैं वो कौन से होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो उससे पहले मैं आपको बेंजीन बता दूं, फिर आपको एरोमेटिक क्लियर हो जाएगा। बेंजीन क्या होता है बच्चों, 6 कार्बन की एक साइक्लिक 6 कार्बन का ये अरेंजमेंट होगा और हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन से एसोसिएटेड होगा। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर तो आपने हाइड्रोजन कहीं भी ड्रॉ नहीं किए, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, और जो भी वैलेंसीज आपको यहां पर विजिबल नहीं है उन पर कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। जैसे कि इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज, एक आपको कंप्लीट नजर आ रही है, तो बाकी की 3 वैलेंसी पर कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। ये सेल्फ अंडरस्टूड हो गया, क्लियर। सिमिलरली इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 होंगे। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। यहां पर कितने होंगे, 3। तो आप देख रहे हो कि सारे कार्बन्स की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। अभी केवल आप ये समझिए कि स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन सर किसे कंसिडर कर रहे हैं, एरोमेटिक किससे बोल रहे हैं और एलिसाइक्लिक किससे बोल रहे हैं। तो एरोमेटिक में आप स्टडी करोगे, जो बेंजीन होता है उसके अंदर अल्टरनेट कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। मैंने आपको बताया था जहां पर भी मोर देन 1 बॉन्ड होंगे, जहां पर भी मोर देन 1 बॉन्ड होंगे तो वहां पर एक को छोड़कर बाकी कौन से होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, वीक बॉन्ड होंगे। तो यहां पर ये एक सिग्मा है और एक पाई है, एक पार्शियल ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड है, एक कंप्लीट ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बच्चों बाद में स्टडी करोगे कि यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इस पूरी रिंग में शिफ्ट होता है, सारे कार्बन्स में शिफ्ट होगा, जिससे आप रेजोनेंस इफेक्ट की फॉर्म में स्टडी करोगे। बट ये सारा कंटेंट बाद में स्टडी करना है, अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि यहां पर इस बॉन्ड की प्रेजेंस सारे कार्बन्स के बीच में मिलेगी, और इस प्रेजेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जैसे कि ये 6 कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आप इसके बीच में बना देते हैं एक रिंग। तो ये रिंग यहाँ पर हाइड्रोजन सेल्फ अंडरस्टूड है, मैंने हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किए। ये रिंग ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है उसका रोटेशन सारे कार्बन्स के बीच में हुआ है। और आप जब देखेंगे, जब आप कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ को देखेंगे, मींस कार्बन और कार्बन की डिस्टेंस को देखेंगे, तो आपको सभी जगह पर कार्बन कार्बन की जो डिस्टेंस है वो इक्वल मिलेगी। सभी जगह पर मींस सारे कार्बन्स की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो आपको यहां पर भी उतनी ही मिलेगी, यहां पर भी उतनी ही मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी तो प्रूफ करता है कि जो बॉन्ड कैरेक्टर इन दोनों के बीच में होगा वही कैरेक्टर इन दोनों के बीच में भी होगा। अगर आप यहां डबल कंसिडर कर रहे हो तो यहां भी डबल कंसिडर होगा। तो उस केस को मींस इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग को रेजोनेंस से समझा जा सकता है, रेजोनेंस इफेक्ट से, और इसकी प्रेजेंस सभी जगह पर है, इसलिए आप इस सारे पाई बॉन्ड को यहां से रिप्लेस करके एक रिंग बना देते हो। तो इसे बोला जाता है बेंजीन रिंग। तो जिन कंपाउंड में, एक एरोमेटिक की सिंपल डेफिनेशन जो आपको अभी के लिए स्टडी करनी है वो केवल इतनी होगी कि जिन कंपाउंड में बेंजीन रिंग हो उन कंपाउंड को हम कौन सा कंपाउंड कंसिडर करेंगे, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करेंगे। तो ऐसे और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो बच्चों मैं अब बेंजीन को ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, 6 कार्बन, ये कॉर्नर किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें 6 जॉइंट हैं, तो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं 6 कार्बन को। अगर इस पर आप OH लगा दोगे इसे बोला जाता है फिनॉल, इसे क्या बोला जाएगा, फिनॉल। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है
कि हम 6 कार्बन इस तरह से कनेक्ट करें और यहां लगा दे CH3, इसे बोला जाता है टोलुइन, इसे बोला जाता है फिनॉल। तो ये सारे कंपाउंड कैसे होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, जिसमें आपको क्या नजर आ रही है, बेंजीन रिंग नजर आ रही है। मींस जहां पर ये पॉसिबिलिटी है वो कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे। इतना कंटेंट आपने स्टडी कर लिया, ये आपके लेवल के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आप एरोमेटिक में अभी दिमाग मत लगाइए। एलिसाइक्लिक की बात करते हैं तो एलिसाइक्लिक कौन से होंगे, जो नॉन एरोमेटिक होंगे। जो नॉन एरोमेटिक होंगे वो एलिसाइक्लिक होंगे। तो एलिसाइक्लिक जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, जैसे कि मैं बात करूं 3 कार्बन की, इसे मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर एक कार्बन, यहां पर दूसरा कार्बन और यहां तीसरा कार्बन, इसे आपने साइक्लिक मैनर में अरेंज कर दिया, तो इसे आप क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक बोलेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर आप डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को आप क्या कंसिडर करेंगे, एलिसाइक्लिक। जिसके अंदर एरोमेटिक नहीं होगा वो कैसा होगा, एलिसाइक्लिक होगा। तो ये था बच्चों क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 केस मैंने आपको बताया, असाइक्लिक और साइक्लिक। हमें स्टडी करना है असाइक्लिक, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 केस, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब कि जिसमें कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ हो और हर एक कार्बन मेन कार्बन चेन में काउंट होता हो, कोई भी साइड कार्बन या कोई ऐसा कार्बन ना बचे जो मेन कार्बन चेन में काउंट ना हो, तो उसे आप क्या कंसिडर करेंगे, स्ट्रेट चेन। लेकिन ऐसा केस जिसके अंदर आपके कुछ कार्बन या मिनिमम एक कार्बन भी चेन से बाहर रह जाता है, चेन कैसे सेलेक्ट करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि अगर मैंने इसे चेन कंसिडर किया है तो ये पार्ट छूट गया, ये ब्रांच होगा, ठीक है। बाकी आपने एरोमेटिक देखा, जहां बेंजीन है, बेंजीन के डेरिवेटिव है वो एरोमेटिक है, और इसे छोड़कर बाकी साइक्लिक कंपाउंड कैसे होंगे, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, हम फर्दर क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का। असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है बच्चों, एक होगा सैचुरेटेड और सेकंड होगा अनसैचुरेटेड। एक होगा सैचुरेटेड और एक होगा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में जिस केस को आप स्टडी करोगे उसे बोला जाएगा एल्केन, उसे क्या बोला जाएगा, एल्केन। और इसमें 2 पॉसिबिलिटी होंगी बच्चों, एक को बोला जाएगा एल्कीन और सेकंड केस होगा बच्चों एल्काइन। आगे मैं डिफाइन करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलिए अब सोचना स्टार्ट करते हैं कि सर ने एलिसाइक्लिक असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात की, मीन्स स्ट्रेट चेन होंगे या ब्रांच चेन होंगे, उनमें 2 पॉसिबिलिटी बताई कि वो सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि सैचुरेटेड किसे बोल रहे हैं और अनसैचुरेटेड किसे बोल रहे हैं। जब आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एल्केन किसे बोला जाएगा, जहां पर ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। इस केस में एल्कीन उसे बोला जाएगा जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, और यहां पर होगा बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। मींस आपको अगर कार्बन चेन में सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आता है, आपको कार्बन चेन के सारे कार्बन्स में सिंगल बॉन्ड नजर आता है, तो आप उसे क्या कंसिडर करेंगे, एल्केन। और अगर आपको चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नजर आता है तो उसे बोला जाएगा एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड नजर आता है तो उसे बोला जाएगा एल्काइन। चलिए अब डिफरेंस पता करते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है। तो आप खुद देख सकते हैं कि सैचुरेटेड के अंदर केवल सिंगल बॉन्ड है और यहां पर मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाती है। और आपको पता है कि जहां पर भी 2 एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा होगा और बाकी के पाई बॉन्ड होंगे, मींस बाकी के वीक बॉन्ड होंगे। तो यहां पर एक ही बॉन्ड है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, यहां पर 2 बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा, यहां पर 3 है, यहां एक स्ट्रॉन्ग होगा बाकी के 2
वीक होंगे। तो अनसैचुरेटेड इसीलिए बोला जा रहा है इसको कि यहां पर पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, इसलिए ये रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू एल्केन। एल्केन जो होगा इनकी रिएक्टिविटी कम होगी क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है। ये रिएक्टिव होंगे क्योंकि इनके एटम्स के बीच में वीक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वीक बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो ये रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे। चलिए, तो ये था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आगे हमें देखना है कि एल्केन के क्या क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं, एल्कीन के क्या क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं, एल्काइन के क्या क्या कंपाउंड पॉसिबल हैं, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एल्केन का कोई जनरल फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा, एल्कीन का पूछ लिया जाएगा, एल्काइन का पूछ लिया जाएगा। यहां तक बच्चों आपको ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन और बहुत इजी पार्ट था, इसे आप समझिए। फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर से। IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोगों को भी पता होगा कि कार्बन कंपाउंड में एक कॉमन और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था वो होगा IUPAC नोमेनक्लेचर। मींस IUPAC सिस्टम ने, मैंने आपको क्लियर किया कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे थे, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कि सबके जो इंडिविजुअल नेम है उन्हें लर्न करना हमारे लिए बहुत टिपिकल है। तो IUPAC ने एक सिस्टम बनाया जिससे आप हर एक कंपाउंड की नेमिंग खुद कर सकते हो। उस नेमिंग को करने के लिए देखो, आप किसी पैटर्न को अगर फॉलो करते हो, आप चाहते हो कि पूरी दुनिया इस एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इस अकॉर्डिंग नेमिंग करे, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो उन्हें पहले स्टडी करने होंगे, उसी के बाद वो उस रूल्स के बेसिस पर उस चीज का नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। तो अब आपके लिए नेक्स्ट चैलेंज होगा कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो स्टडी करने। आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए जो रूल्स हैं उन्हें स्टडी करना है। इन रूल्स को स्टडी हम किस तरह से करेंगे, हम विद एग्जांपल इन रूल्स को स्टडी करेंगे। हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस के साथ ही इन रूल्स को स्टडी करेंगे, और इन ये रूल्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपकी नेमिंग के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चलिए, तो बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ने। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चेन सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेन सिलेक्शन की। आपको चेन सेलेक्ट करनी है। नोमेनक्लेचर के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको उस कंपाउंड की एक रूट पकड़नी होगी, और उस कंपाउंड का जो मेन पार्ट होगा, जो मेन पार्ट आपको कैच करना है, उसका मेन पार्ट होता है कार्बन चेन। क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन लिंक्ड होंगे, तो हम कार्बन कार्बन कनेक्शन को टारगेट करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेन कार्बन चेन। इसे मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मेन कार्बन चेन। तो सबसे पहले तो हम ये स्टडी करते हैं कि इस मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं जिनसे आप कार्बन चेन आसानी से सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, हाइड्रोजन में यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, एक बार बता देता हूँ। हाइड्रोजन मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट यहाँ पर ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं इस कार्बन ने, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, और इसके पास कितने होंगे बच्चों, 3। तो अगर आपको कार्बन कार्बन की स्ट्रक्चर दे दी जाए तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे ये आपको पता करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल हम ड्रॉ करते हैं। C, डबल बॉन्ड C, इसमें भी एक बार और हाइड्रोजन बनाए हुए 1, तो ये कितने बॉन्ड्स के फ्री हैं, 3, और सेल्फ अंडरस्टूड है चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो रिमेनिंग वैलेंसीज पर कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 बॉन्ड, 2 और 3, कार्बन टोटल 4, 3 बने हुए हैं, तो मैं कितने हाइड्रोजन यहां कनेक्ट करूंगा, 1। यहां पर कितने कनेक्ट करूंगा, 2। क्लियर। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। हाइड्रोजन्स हो सकता है आपको वहां पर शो नहीं किए जाए, बट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो आपको पता होने चाहिए कि किस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं कि सर चेन कैसे सेलेक्ट करनी, ये बताइए। तो चेन सिलेक्शन के लिए आपको एक स्टार्टिंग सेलेक्ट करनी होगी। स्टार्टिंग का मतलब कि आपको चेन किसकी बनानी है, कार्बन की।
तो आप एक कार्बन को पकड़ो और उस कार्बन से दूसरे कार्बन पे जाओ, फिर तीसरे पर जाओ, फिर चौथे पर जाओ, और आपको वो पार्ट सेलेक्ट करना है जहां पर आपको लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम मिले। सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि आप उसे चेन कंसीडर करें जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन आते हो। चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं कि मैं इस कार्बन से स्टार्ट करता हूं, तो मैं किस कार्बन पर चला जाऊंगा, इस पर, फिर किस पर चला जाऊंगा, इस पर, फिर ये कार्बन भी इसमें काउंट हो गया, फिर मैंने बोला तुम भी जुड़ जाओ। तो मैंने इस तरह से सारे कार्बन्स को आपस में जुड़ते हुए देखा, क्योंकि इनके अंदर सबके बीच में बॉन्ड था, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर एक कार्बन चेन प्रेजेंट है, केवल एक ही कार्बन चेन प्रेजेंट है, कोई दूसरी चेन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ही चेन यहाँ पर बनी और इस चेन के अंदर टोटल कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम्स इन मेन कार्बन चेन। इधर देखते हैं तो इस तरफ मेन कार्बन चेन कौन सी होगी। चलिए यहां से शुरू करते हैं, तो यहां से शुरू करने पर यह कार्बन काउंट किया जा सकता है क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्ड है। ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट को बेटा, यही रूल्स हैं और आप इसे प्रैक्टिस करके ही समझ सकते हैं। स्टेटमेंट अगर रूल का लिख दिया जाए तो वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आप इसे समझिएगा। इस कार्बन को सेलेक्ट किया, अब मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड है, तो इसके साथ इसे भी दोस्त बना लिया। अब यहां पर ये कार्बन इससे कनेक्टेड है तो इसे भी आप इसका दोस्त बना सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्ड है और हमारी चेन भी बड़ी होती जा रही है। आगे इन दोनों के बीच में बॉन्ड है तो ये दोनों दोस्त है, तो इनको भी आपस में इंक्लूड कर लिया। और इंक्लूड करने के बाद हमने देखा कि अब हमें इस चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, टोटल 4 कार्बन एटम्स यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। बट सर, बच्चे का डाउट क्या बन रहा है, बच्चे का डाउट ये है कि सर आपने जो दोनों केसेस लिए इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि एक केस में 5 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, दूसरे में 4 आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये तो बड़ा आसान सा केस हुआ। तो कार्बन चेन सिलेक्शन टिपिकल कैसे हुआ? ये टिपिकल हो सकता है बच्चों जब आपके पास उस कंपाउंड में एक से ज्यादा चेन प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा कार्बन चेन बनने की पॉसिबिलिटी हो। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे होगा सर, ये चीज अज्यूम नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको एक एग्जांपल और फिर से देता हूं। ठीक है, टॉपिक मैंने मिटा दिया है, मेन कार्बन चेन सिलेक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, इस पार्ट को भी यहां से मिटाते हैं। चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, ये वो केस जो मैंने लिए थे वो थे स्ट्रेट चेन, अब लेता हूं मैं ब्रांच्ड चेन। चलिए, इसमें मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। अब आप देखिए, ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों और स्टार्टिंग बड़े ध्यान से समझिएगा। आप एक बार रूल समझ गए तो फिर कोई सा भी कंपाउंड लिखो, फिर आपको नोमेनक्लेचर को बहुत ज़्यादा स्टडी करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ से आपने बोला कि सर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये कार्बन कनेक्टेड है, टोटल कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। यहाँ से हम इस पर चले गए क्योंकि ये दोनों बॉन्डेड है, तो कितने कार्बन हो गए, 3। यहाँ से इस पर चले गए तो टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। फिर से मैं इस कंपाउंड को यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर आपने यहां से यहां पर आप चले गए थे, यहां से नीचे भी तो आ सकते थे। आपका डाउट क्या होगा कि सर आप इस कार्बन से स्टार्ट होते हो, इस पर चले जाते हो क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग है, फिर आप यहां पर चले जाते हो कि इनके बीच में बॉन्डिंग है, बट आप यहां पर क्यों नहीं जाते हो? चलिए, तो अब हम अपना रूट चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ से इस पर तो जाना जरूरी है क्योंकि एक ही ऑप्शन है आपके पास। फिर आप कहाँ पर चले जाएंगे, इस कार्बन पर, फिर आप चले जाएंगे इस कार्बन पर। ठीक है, तो इस केस में भी आपको टोटल कितने कार्बन मिल रहे हैं, 4 कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों आप ऐसा मुझसे मत कहिएगा कि सर आप इस कार्बन से इस पर चले जाइए तो एक और कार्बन आपको मिल जाएगा, या आप इस पर से इस पर चले जाइए आपको एक और कार्बन मिल जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, आपने अपना रास्ता यहीं से चेंज कर लिया था और आपको पता है कि इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रूट ही नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई रास्ता नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। आप एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर तभी जाओगे जब उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। अब आप देख सकते हो कि इस कार्बन से इन कार्बन के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो इस कार्बन से आप किसी दूसरे कार्बन पर नहीं जा सकते। अब आप बोलोगे कि सर आप वापस इस पर तो जा सकते हो ना। बेटा रिवर्स नहीं जाना है,
जिस रास्ते पर आप चल लिए आपको उस पर दोबारा नहीं चलना है, ऐसे भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 फिर वापस से यू टर्न ले लो, यहाँ आ जाओ, फिर 5 और 6 कर लो, 6 कार्बन की चेन आप बना लो, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चेन बनाने का मतलब है कि आपको हमेशा फॉरवर्ड चलना है, आप बैकवर्ड नहीं आ सकते, और आप आगे भी तभी जा पाओगे जब उन दोनों कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड होगा। तो अब आप इस कार्बन पर आकर अब आप कहीं पर नहीं जा सकते हो। अगर आपने यहाँ पर अपना रास्ता बदला तो फिर आपको यहीं तक आना पड़ेगा, इसके बाद आपको इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये छूट गया, ये हो गई ब्रांच, और कार्बन चेन में कितने कार्बन आ गए? 4। अब आप बड़े ध्यान से देखिए दोनों कंपाउंड्स को, दोनों में डिफरेंस क्या नजर आया आपको? इसमें भी 4 कार्बन की चेन बनी, इसमें भी 4 कार्बन की चेन बनी, इसमें भी 2 कार्बन छूट गए, इसमें भी 2 कार्बन छूट गए। तो दोनों केसेस बच्चों बिल्कुल सेम है, दोनों केसेस बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मींस अगर कभी ऐसी कोई समस्या आएगी तो आपका ये चेन सेलेक्ट करना भी सही है और ये वाली चेन सेलेक्ट करना भी सही है। बट क्या हमने जो चेन सेलेक्ट की है क्या ये सही है? पहले ये चीज सोचते हैं। तो चेन सिलेक्शन का मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या बताया था कि देयर शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चेन वो लेनी है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ज्यादा हो। आप देखिए आपको इस केस में भी चेन में कितने कार्बन मिले? 4, और यहां भी कितने मिले? 4। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है चेन की? एक और पॉसिबिलिटी है बच्चों, ऐसे भी देखिएगा। ऐसा किसी ने थोड़ी कहा है कि सर आप यहीं से स्टार्ट करो, ऐसा जरूरी थोड़ी कि आप यहीं से स्टार्ट करो। स्टार्ट टर्मिनल कार्बन से करना है। टर्मिनल कार्बन किसको बोलते हैं? जो लास्ट में प्रेजेंट हो, जिसके आगे कोई कार्बन कनेक्टेड ना हो, वो टर्मिनल कार्बन है। तो ये तो कंफर्म है कि स्टार्टिंग किससे करनी है? टर्मिनल कार्बन से। बट टर्मिनल कार्बन भी तो 3 थे, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, और ये भी टर्मिनल है। तो यहीं से क्यों स्टार्ट करूं बच्चे? यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, और करके भी देखना चाहिए। हो सकता है मैं यहां से स्टार्ट करूं और मुझे ज्यादा कार्बन मिल जाए। चलिए, तो चाहो तो यहां से करो या यहां से करो, एक ही बात है। आपने यहां से स्टार्ट किया, आपने इस कार्बन के साथ इसको काउंट किया क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड था, इसके बाद आपने इसको काउंट किया क्योंकि इसके बीच में बॉन्ड है। अब इस तरफ जाऊंगा तो एक ही कार्बन मिलेगा। अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए। अगर इस तरफ आते हो तो आपको एक ही कार्बन मिलेगा, और आप नीचे जाते हो तो आपको बच्चों 2-2 कार्बन मिलेंगे। तो बेटर है कि हम किस तरफ जाएं? नीचे की तरफ। अब आप देख सकते हो कि टोटल कितने कार्बन एटम्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं? 5 कार्बन एटम्स। तो कौन सी कार्बन चेन करेक्ट है? ये वाली कार्बन चेन सही है। और ये जो आपने चेन सेलेक्ट की है, चेन्स तो है बट ये मेन कार्बन चेन नहीं हो सकती। चेन तो है बट मेन कार्बन चेन नोमेनक्लेचर के लिए जो आपको सेलेक्ट करनी है वो कौन सी होगी? ये वाली होगी। समझ में आया चेन सिलेक्शन? चेन सिलेक्शन समझ में आया? चेन सिलेक्शन का मतलब कि चेन में क्या हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो किसी भी ब्रांच्ड चेन कंपाउंड के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ चेन्स हो सकती हैं, उनमें से वही चेन हमें सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। तो अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या यही एक रूल हमें स्टडी करना है चेन सिलेक्शन के लिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो? क्या कोई ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गए और फिर भी हमने उसे काउंट नहीं किया? देखिए, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है जब हम इसे स्किप कर सकते हैं, या हमें कुछ और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी? चलिए, अब बात करते हैं कि इसमें जो मेन कार्बन चेन है उसका सिलेक्शन करते हैं। हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किए। यहाँ पर आप देखिए कि मेन कार्बन चेन कौन सी होगी। तो आप किस कार्बन से आप स्टार्ट कर सकते हो? इससे स्टार्ट कर सकते हो, इससे स्टार्ट कर सकते हो, इससे स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। हमें तो वो काउंट करना है जिसमें हमें क्या मिले? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिले। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैंने अपनी मेन कार्बन चेन किसे सेलेक्ट किया? इसको, तो इसमें कितने कार्बन एटम आ गए?
8 कार्बन एटम्स। क्लियर? चलिए सर, दूसरी पॉसिबिलिटी अगर आप यहां से स्टार्ट करते तो यहां से स्टार्ट करते तो क्या पॉसिबिलिटी होती, इसे हम इस तरफ ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों कि मैं यहां से स्टार्ट करूं और इसे चेन कंसीडर कर लूं। ठीक है, अब चेन आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। यहां से स्टार्ट हुए, यहां पर गए, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर तो 2 ही कार्बन मिलेंगे, तो इस तरफ ही जाएंगे, ज़्यादा कार्बन तो इस तरफ मिलेंगे। अब ऊपर जाएंगे तो 3 मिलेंगे और इस तरफ जाएंगे तो 4 मिलेंगे, तो बेटर है कि मैं यही पाथ सेलेक्ट करूंगा। बट इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं यहाँ पर 7। तो इसे तो मना कर दो कि 7 वाला तो हमें लेना ही नहीं है, यहाँ 8 वाला ऑप्शन अवेलेबल है। क्या और कोई ऑप्शन है जिसमें 8 कार्बन हो? तो फिर से देखते हैं क्या ऐसा कोई और ऑप्शन है। तो फिर से इस कंपाउंड को वन टू थ्री क्लियर, 4 कार्बन इस तरफ है, 3 ऊपर है, 1 यहाँ है और 1 कार्बन इस तरफ है। एक पॉसिबिलिटी बच्चों ये बनती है कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ऊपर से स्टार्ट करता हूं, तो फिर मेन कार्बन चेन ये भी तो हो सकती है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने कार्बन है, 8 कार्बन एटम्स। चलिए, उससे तो आपने रिजेक्ट कर दिया। अब कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों में से किसे सेलेक्ट किया जाए। कंफ्यूजन ये है कि इससे सेलेक्ट करूं या इससे सेलेक्ट करूं। तो बच्चों कई बार ऐसा होगा, जैसे कि प्रीवियस केस मैंने आपको बताया था, इससे पहले जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें हमें 2 बार 4 कार्बन की चेन मिली थी, बट दोनों केसेस बिल्कुल सेम थे। दोनों बार आपने 4 कार्बन लिए, 2 कार्बन साइड चेन में छूट गए। तो मैंने क्या बोला कि दोनों केसेस बिल्कुल सेम है। यहां पर कंपेयर करो कि क्या ये दोनों केसेस सेम बन रहे हैं। कंपैरिजन कीजिएगा, परेशान मत होइएगा। कंपेयर करना है कि इसमें भी 8 कार्बन आने के बाद जो बची हुई अरेंजमेंट है वो वैसी ही लग रही है जो इसके अंदर है। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के बाद 1 कार्बन की चेन अलग से छूटी हुई है और 3 कार्बन की चेन अलग से छूटी हुई है। 3 अलग से छूटे हुए हैं और 1 अलग से छूटा हुआ है। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपने देखा कि आपकी मेन कार्बन चेन से ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां पर इससे जुड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये 4 कार्बन की एक ही चेन आपकी मेन कार्बन से जुड़ी हुई है। अब आप देखिए डिफरेंस क्या नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो साइड चेन वाला पार्ट है उसमें चारों कार्बन एक साथ हैं, लेकिन इसमें आप देखो 1 इस तरफ है और 3 इस तरफ है। तो मेन कार्बन चेन से साइड में जो चेन होती है उसे क्या बोला जाता है, ब्रांच बोला जाता है। तो यहां पर ये क्या होगी, ब्रांच होगी, और इसे भी मैं क्या बोलूंगा, ब्रांच कंसिडर करूंगा, और यहां पर इस पूरे ग्रुप को मैं क्या कंसिडर करूंगा, ब्रांच। अब आप तो सिंपल सा ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर भी 8 कार्बन चेन की सिलेक्शन सर ने की, लेकिन यहां पर सर को मिली 2 ब्रांचेस, और यहां पर कितनी ब्रांच मिली, केवल 1 ब्रांच। केवल 1 क्यों है, क्योंकि मेन कार्बन चेन से केवल 1 ही साइड चेन निकली हुई है। मेन कार्बन चेन से केवल 1 ही साइड चेन निकली हुई है, जबकि यहां पर आपको 1 चेन इस तरफ निकली हुई है और 1 इस तरफ निकली हुई है। या आप ऐसा समझिए कि ये प्लांट का स्टेम है, ये प्लांट का स्टेम है, ये एक इसकी ब्रांच है और ये इस तरफ ब्रांच है। ये प्लांट का स्टेम है और ये इसकी एक पूरी की पूरी ब्रांच है। तो आपने क्या देखा कि दोनों केसेस तो डिफरेंट हैं। ये केस अलग बन रहा है, ये अलग बन रहा है, मतलब ये तो कंफर्म है कि दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों केसेस इक्वल नहीं हो सकते। दोनों में से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा, एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों को सेलेक्ट कर लिया तो दोनों से जो नेमिंग होगी वो डिफरेंट होगी। इससे नोमेनक्लेचर अलग होगा और इससे नोमेनक्लेचर अलग होगा। तो एक को रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्ट करना है तो फिर तो कोई नया रूल आ जाएगा। तो नया रूल ये है बच्चों कि अगर आपको इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन मिलती है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन मिलती है, तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम आने पर भी कोई चेंज ना हो। देखना
देखो यहां पर आपने ये मेन कार्बन चेन ली, इसमें कितने कार्बन है 5, आपने ये सेलेक्ट की, इसमें भी कितना आ रहे हैं 5, बट दोनों केसेस बिल्कुल सेम है। इसमें भी एक कार्बन अलग से छूटा हुआ है, इसमें भी एक कार्बन अलग से छूटा हुआ है, तो दोनों केसेस बिल्कुल सेम है। दोनों में 5-5 कार्बन की मेन कार्बन चेन, और साइड चेन में कौन सा कार्बन है, एक कार्बन है, और वो दूसरे नंबर के कार्बन पर है। यहां पर भी दूसरे नंबर के कार्बन पे एक अलग से कार्बन छूटा हुआ है। तो इस केस में आप चाहे इसे कंसीडर करो या इसे कंसीडर करो, दोनों सेम है, दोनों से नोमेनक्लेचर सेम होगा, कहीं पर परेशानी नहीं आएगी। बट इसमें दोनों केसेस डिफरेंट है, दोनों से नेमिंग करोगे तो नेमिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे केस में बच्चों नया रूल ये है कि अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन मिलती है तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है। इस पॉसिबिलिटी में कोई गड़बड़ नहीं है, बट अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो आपको उसे मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो, उसे मेन कार्बन चेन कंसीडर करना है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो। इसमें कितनी ब्रांचेस है 2, और इसमें कितनी ब्रांच आती है 1। तो बच्चों रूल में अपडेशन क्या हुआ कि ये वाली कार्बन चेन सही है और ये वाला सिलेक्शन आपका गलत हो जाएगा। ये वाला पार्ट, ये वाला जो सिलेक्शन है ये रॉन्ग होगा और ये वाला सिलेक्शन राइट होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको मेन कार्बन चेन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की मिलती है, दो पॉसिबिलिटी है, तो दोनों केसेस अगर डिफरेंट बनते हैं तो आप उसे सेलेक्ट करो जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा आती हो। तो दो रूल आपने स्टडी किए, कार्बन ज़्यादा हो, ज़्यादा होने के साथ साथ नंबर ऑफ ब्रांचेस भी ज़्यादा हो। चलिए, बट सेकंड रूल कब इंट्रोड्यूस होगा, जब आप फर्स्ट रूल अप्लाई कर चुके होंगे। ऐसा नहीं कि आपको 8 कार्बन आपने सेलेक्ट किए और आपको नंबर ऑफ ब्रांच मिलती है 1। आपने 7 कार्बन सेलेक्ट किए और आपको कितनी ब्रांचेस मिलती है 2। तो यहां पर आप अपना रूल नहीं लगा सकते हो। यहां पर ऐसा नहीं कि सर यहां पर तो 2 ब्रांच मिलती है, मैं इसे मेन कार्बन चेन लूंगा। नहीं बेटा, यहां पर आपका लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल आपका फॉलो हो रहा है और उस अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अगर इस तरफ भी कितने मिल रहे हो, एक पॉसिबिलिटी में भी 8 कार्बन हो और इसमें भी कितने हो 8 कार्बन हो, इसके अंदर एक ब्रांच हो, इसमें 2 ब्रांच हो, तो इसे लेना है, इसे रिजेक्ट करना है। तो पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम हो, उसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो आप फिर साइड चेन को काउंट कीजिए। ये था बच्चों चेन सिलेक्शन। और क्या दिक्कत होगी चेन सिलेक्शन में, तो नया केस देखिए बच्चों। अभी तक मैंने जो चेन आपके साथ ड्रॉ की वो थी सिंगल बॉन्ड वाली। हो सकता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो क्या होगा। तो देखिए यहां से स्टार्ट किया, इस कार्बन ने इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया, तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, अगर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी मैं बता देता हूं। आप इस कार्बन से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। अरे वाह, बड़ा साफ साफ नजर आ रहा है कि टोटल कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 5 कार्बन एटम्स हैं। सर इसे मेन कार्बन चेन ले लो, बिल्कुल मत सोचो, नहीं बेटा ये बिल्कुल गलत होगा अगर आप इसे मेन कार्बन चेन कंसिडर कर लेते हैं। आगे मैं बताऊंगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है कि सर आप इसे कंसिडर कर लो। और क्या पॉसिबिलिटी है कि सर आप इसे कंसिडर कर लो। अब मैं बोलूंगा बच्चे इन दोनों केसेस में तो कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बोलूंगा बच्चे से कि इन दोनों केसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ केसेस आर कंप्लीटली सेम, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और आपको भी नजर आ रहा होगा कि इधर भी 2 कार्बन छूटे हुए हैं, इस तरफ भी 2 कार्बन छूटे हुए हैं। और कौन से कार्बन पर हैं 2 कार्बन, सेकंड नंबर के कार्बन पे। इस सेकंड नंबर के कार्बन पर आपको 2 कार्बन अलग से नजर आ रहे हैं। अब ये जो 3 पॉसिबिलिटी है, इसमें 5 कार्बन है, इसके अंदर 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, दोनों केसेस सेम है। डाउट ये है कि दोनों में से कौन सा कंसिडर करूं, 5 वाला या 4 वाला। तो अब तक जो हमने स्टडी किया उस अकॉर्डिंग तो 5 वाला सही है। बट नया रूल ये है बच्चों, आपको उन कार्बन्स को मेन कार्बन चेन में लेना जरूरी है जिनके बीच में अनसेचुरेशन है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है।
तो अब ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों कार्बन तो मेन कार्बन चेन में आएंगे ही आएंगे, इन्हें तो मेन कार्बन चेन में लेना ही है। वो बात अलग है बच्चों कि जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ही बहुत सारे हों और मजबूरी हो कि कोई ना कोई डबल बॉन्ड तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपका पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि डबल बॉन्ड मेन कार्बन चेन में आ जाएं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन। तो ये दोनों कार्बन लेने। अगर ऐसा कोई केस होता कि यहां भी कहीं डबल बॉन्ड होता, इधर भी कहीं डबल बॉन्ड होता, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक ना एक डबल बॉन्ड को छोड़ना ही पड़ता। ठीक है, उस केस में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ जाएं और नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाए। ठीक है, बट पॉसिबल यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है कि कार्बन्स भी जितने हो सके ज्यादा आए और डबल बॉन्ड भी आ जाए, तो फिर यही पॉसिबिलिटी बनती है। और दोनों पॉसिबिलिटी बिल्कुल सेम है, आप इसे भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो, बट इसे आप नहीं ले सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा बच्चों चेन सिलेक्शन। तो सबसे पहले हमने आज की क्लास में अप्रोच किया कि चेन किस तरह से सेलेक्ट की जाती है। अब बड़ा ध्यान से आप इन रूल्स को स्टडी करना और इन्हें समझने का एक ही तरीका है, आप अपनी नोटबुक में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनाना, बहुत सारे कार्बन्स आपस में कनेक्ट करना। सबसे पहले विदाउट ब्रांच वाले, फिर ब्रांच वाले, फिर उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस लगाना, कई सारी चेन्स बना बनाकर स्टडी करना और कंपेयर करना कि कौन सी चेन अप्रोप्रिएट होगी और कौन सी नहीं होगी। अगर आपने ये कर लिया तो आगे आपको नोमेनक्लेचर को समझने में मेहनत नहीं करनी है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो होगा नंबरिंग रूल। चेन सेलेक्ट करने के बाद हमें इन कार्बन को, जो मेन कार्बन चेन के जो 5 कार्बन है, इससे आपको नंबर असाइन करना है 1 2 3 4 5। मुझे इन्हें क्या असाइन करना है, नंबर असाइन करना है, 1 से लेकर 5 तक के नंबर असाइन करने हैं। अब कैसे असाइन करते हैं नंबर भाई, ये इसमें क्या लॉजिक है? तो नंबर असाइन करते क्यों है पहले तो ये मैं बता देता हूं। नंबर इसलिए असाइन करते हैं कि जब आप कार्बन कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करोगे तो ये जो साइड पार्ट जो बच जाते हैं, इनकी पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चेन में नंबरिंग करनी होती है। जो भी साइड चेन है या कोई ग्रुप आपके कार्बन कंपाउंड में लगा हुआ है, मान लीजिए इस कार्बन से कनेक्टेड है OH, तो आपको इस OH की पोजीशन को बताने के लिए कार्बन का एक नंबर आप इसके नेमिंग में इंक्लूड करोगे। तो इस कार्बन को एक नंबर असाइन करना पड़ेगा ताकि आप यहां पर OH की पोजीशन रिप्रेजेंट कर सको, क्योंकि जो नेमिंग आप करोगे उससे वही फॉर्मूला बनना चाहिए, दूसरा फॉर्मूला नहीं बनना चाहिए। तो नेमिंग का कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि मैं 1 से इस तरफ से स्टार्ट कर लूं, 1 2 3 4 5, या पॉसिबिलिटी ये है आप इस तरफ से स्टार्ट कर लें 1 2 3 4 5। दो पॉसिबिलिटी है ना। ऐसा नहीं है कि आपको नंबरिंग सीक्वेंस में ही लेनी है, ऐसा नहीं है कि आप 1 3 4 2 5 ले लो, ऐसा नहीं है कि आप 1 3 4 2 5 ले लो, आपको सीक्वेंस यही फॉलो करना है 1 2 3 4 5। लेकिन इस सीक्वेंस की 2 डायरेक्शन पॉसिबल है कि मैं चेन के इस कार्बन से भी स्टार्ट कर सकता हूं और इस कार्बन से भी स्टार्ट कर सकता हूं। चलिए, तो आपको मेरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि चेन सिलेक्शन के बाद जो सर नंबर असाइन करने वाले हैं उसमें हमेशा 2 पॉसिबिलिटी आएगी और एक को सेलेक्ट करना होगा और एक को रिजेक्ट करना होगा। और जब भी कुछ रिजेक्ट करना है तो फिर उसके लिए आपको कुछ ना कुछ रूल आपके दिमाग में होगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो इस कंपाउंड को मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पर ये लगा हुआ है और ये मेन कार्बन चेन है। आपने नंबर असाइन किया 1 2 3 4 5, एक पॉसिबिलिटी आपने ये देखी 1 2 3 4 5। अब दोनों में से एक नंबरिंग सही है और एक नंबरिंग गलत है। कौन सी सही है कौन सी गलत है, उसके लिए रूल ये है बच्चों, उसके लिए रूल ये है कि जिस तरफ से नंबर साइड चेन, जिस तरफ से साइड चेन, जिसे आप क्या बोल रहे हैं ब्रांच, जिस तरफ से ब्रांच या साइड चेन क्लोज होगी उसी तरफ से नंबरिंग करनी है। आपने इस तरफ से नंबरिंग की तो साइड चेन वाला कार्बन जिस पर साइड चेन लगी हुई है उस कार्बन का नंबर क्या है, 4th है, ये मेन है। ठीक है, इस पर साइड चेन है तो हमारा टारगेट क्या है कि इससे छोटा नंबर असाइन हो। हमारा टारगेट क्या है कि इस कार्बन को छोटा नंबर मिले, इस कार्बन को छोटा नंबर मिले। यही कार्बन क्यों लिया बच्चों, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि इस कार्बन पर क्या है, साइड चेन है। तो जिस कार्बन पर साइड चेन हो उन कार्बन को छोटे नंबर मिले तो हम उस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे। चलिए, तो इस केस में आपको कितना मिलता है, 2 मिलता है और इस केस में कितना मिलता है, 4 मिलता है।
इसमें कितना मिलता है 2, और नीचे वाले सीक्वेंस में आपको इस कार्बन को कितना नंबर असाइन करना पड़ रहा है 4। तो रूल ये है बच्चों, जिसमें लोवेस्ट नंबर मिलता हो वो सीक्वेंस सही है, और जिसमें नंबर बड़ा मिलता हो वो सीक्वेंस गलत है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, लोवेस्ट नंबर। जिस केस में लोवेस्ट नंबर साइड चेन वाले कार्बन को मिलता है वो केस सही होगा, और जिसमें नंबर बड़ा मिलता है वो केस गलत होगा। तो आसानी से आपने दो केस में से एक को सेलेक्ट कर दिया और एक को रिजेक्ट कर दिया। तो रूल आपको क्लियर हुआ, ठीक है। चेन सिलेक्शन के बाद नंबरिंग के लिए दो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन हम प्रिफर करेंगे जिस तरफ से साइड चेन क्लोज होगी, या जिस तरफ से साइड चेन वाले कार्बन को छोटा नंबर मिलता हो। चलिए, अब आपका डाउट ये है कि क्या सर इस केस का कोई एक्सेप्शन पॉसिबल है, क्या हमें ये रूल सफिशिएंट है या ये रूल हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हमने यहां पर ली 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन, और एक कार्बन आपका यहां पर है और दूसरा कार्बन आपका यहां पर है। चलिए, अब इस केस में हम मेन कार्बन चेन तो सबको नजर आ रही है कि इसमें सर 7 कार्बन है, 7 कार्बन एटम्स है, तो ये मेन कार्बन चेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अब हमारा डाउट ये है कि जब एक कार्बन था तो बड़े अच्छे से नजर आ रहा था कि इधर से पास होगा, इस तरफ से दूर होगा। जब एक ब्रांच थी तो हमें आसानी से पता चल रहा था कि इधर से ये पास है और इस तरफ से दूर है। अब डाउट ये आ गया कि सर इस तरफ से ये वाली साइड चेन तो नजदीक नजर आती है, और इस तरफ से देखते हैं तो ये दूर हो जाती है और ये पास आ जाती है। कंफ्यूजन आया ना। कंफ्यूजन ये है कि मैं इस तरफ से स्टार्ट करता हूं तो वो साइड चेन दूर है और ये वाली पास है, और इस तरफ से स्टार्ट करता हूं तो ये पास है और ये दूर है। तो यहां पर हम क्या रूल लगाएं, कैसे अप्रोच करें। तो केस क्या है बच्चों, केस समझिएगा, ये सिंगल ब्रांच वाला केस है और ये मल्टीपल ब्रांच वाला केस है। ये सिंगल ब्रांच वाला केस है और ये मल्टीपल ब्रांच वाला केस है। तो जब मल्टीपल ब्रांचेस हों तो उस केस में दोनों पॉसिबिलिटी बनती है 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरी बन रही है 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, आप देखिए, जब आपने ये नंबरिंग की तो आपने कौन कौन से नंबर पे आपको कार्बन मिल रहा है, मतलब साइड चेन कौन कौन से नंबर पे मिलती है। फर्स्ट कार्बन पे कोई साइड चेन है, नहीं है। इस कार्बन पे साइड चेन है, हाँ जी है, तो ये सेलेक्ट हुआ। इस पर कोई साइड चेन नहीं है, इस पर कोई साइड चेन नहीं है, इस पर कोई साइड चेन है, इस पर साइड चेन है तो ये सेलेक्ट हुआ। इस पर कोई साइड चेन नहीं है, 7th कार्बन पर कोई साइड चेन नहीं है, मीन्स यहां से आपने दो नंबर सेलेक्ट किए, वो है 25 मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो यहां से जो आपको सीक्वेंस मिला वो सीक्वेंस क्या मिला 25, जिसे मैं 25 बोल सकता हूं। अब आप इस केस में देखिए, इस केस में देखिएगा बच्चों, इस पर कोई साइड चेन है, नहीं है। इस पर कोई साइड चेन है, नहीं है। इस पर कोई साइड चेन है, हाँ जी है, तो 3 सेलेक्ट किया आपने, पहले लिखना है इसको, 3 सेलेक्ट हो गया। 4th पर कोई साइड चेन है, नहीं है। 5th पर कोई साइड चेन है, नहीं है। इस पर कोई साइड चेन है, हाँ जी है, तो 6 को भी सेलेक्ट कीजिए, तो इसके पीछे 6 को लग दीजिए। यहां पर आपको क्या नंबर मिल रहा है 36। तो किस में आपको लोवेस्ट नंबर मिलता है, उस केस में। तो कौन सा केस करेक्ट होगा, ये वाला। इसे 63 मत लिखिएगा बच्चों, आपको नंबर का सीक्वेंस वही लेना है जिस तरफ से आपने नंबरिंग स्टार्ट की। स्टार्ट किधर से की, इधर से। या मैं ऐसा बोलूं, आपको इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। तो ये 36 और ये 25। अब आप देखिए ये कितना बन रहा है 25 बन रहा है, ये 36 बन रहा है, ये सही है, और यहां पर ये केस इनकरेक्ट होगा। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, ये वाली, और ये वाली नंबरिंग यहां पर रॉन्ग होगी। क्लियर है बच्चों, ये केस क्लियर हुआ कि मल्टीपल ब्रांचेस होंगी तो फिर वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरफ से जो नंबर का सीक्वेंस आता है वो स्मॉलेस्ट आता है। तो इस तरफ से नंबर का सीक्वेंस 25 आता है और इस तरफ से कितना आता है 36 आता है। तो ये बड़ा नंबर है और 25 छोटा नंबर है, इसलिए आपने उससे सेलेक्ट किया। क्लियर। चलिए, क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है जहां पर दोनों ही साइड से इक्वल नंबर आ जाए, इधर से भी 25 बन जाए, इधर से भी 25 बन जाए, तो क्या करेंगे। चलिए ऐसा केस भी बताता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की ये चेन है, 6 कर लीजिए इसे, इस पर भी एक कार्बन है, इस पर भी एक कार्बन है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेन कार्बन चेन तो हमने आसानी से सेलेक्ट कर ली, जिसमें कितने कार्बन थे टोटल
मेन कार्बन चेन आपने आसानी से सेलेक्ट कर ली, इसमें एक कार्बन और बढ़ा दो बच्चों, तभी केस क्लियर होगा। 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, हटा दीजिए इसे। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने मेन कार्बन चेन आसानी से सेलेक्ट की, जिसके अंदर टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन एटम है। अब यहां पर सर अगर हम नंबरिंग असाइन करते हैं तो ये होगा 1, ये होगा 2 3 4 5 6, और इस तरफ से अगर नंबरिंग आप असाइन करते हो तो 1 2 3 4 5 और 6। चलिए पहले इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग सीक्वेंस देखते हैं। फर्स्ट पर कोई ब्रांच है, नहीं है। सेकंड पर कोई ब्रांच नहीं है। थर्ड पर कोई ब्रांच है। फोर्थ पर साइड चेन है, तो नंबर आपको मिला 3 4। फिफ्थ पर कुछ नहीं है, 6 पर कुछ नहीं है, आपको नंबर क्या मिल रहा है 3 4। इस तरफ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर कोई ब्रांच है, नहीं। सेकंड पर नहीं। थर्ड पर है तो 3 को सेलेक्ट किया। 4 पर है, 4 को सेलेक्ट किया। 5 पर नहीं है, 6 पर नहीं है, तो क्या नंबर मिला 3 4। दोनों केसेस में इक्वल आ रहा है, तो क्या दोनों केसेस सेम है या डिफरेंट है? तो चेक करो, चेक करो दोनों केसेस सेम है या डिफरेंट है। आप देखोगे जब आपको इक्वल मिल जाए तो फिर आप ब्रांच को देखें। अब नया रूल क्या है कि जब आपको दोनों केसेस में इक्वल मिल जाए तो फिर आप ब्रांच को देखो, ब्रांच सेम आती है या डिफरेंट आती है। तो देखो आपको थर्ड नंबर पर भी क्या मिलता है, एक ही कार्बन है, और फोर्थ पर भी कितना मिलता है, एक ही कार्बन है। आगे मैं आपको इसकी नेमिंग बताऊंगा। एक कार्बन की चेन का नाम क्या होता है, मिथाइल। इसे भी मिथाइल बोलते हैं, इसे भी मिथाइल बोलते हैं। तो दोनों ही केसेस में मुझे सेम मिल रहा है, दोनों ही केसेस में मुझे सेम केस मिल रहा है। चाहे मैं इसे 3 बोलता हूं तब भी 3 पर मिथाइल है, इसे 4 बोलूंगा तब भी 4 पर मिथाइल है, इसे 3 बोलेंगे, मतलब दोनों केसेस बिल्कुल सेम है। ऊपर वाले केस में भी आपको 3 और 4 पर मिथाइल मिल रहा है, और नीचे वाले केस में भी आपको 3 और 4 पर मिथाइल मिल रहा है। मिथाइल कैसे नाम लेना है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मत सोचिएगा। अभी केवल मैंने आपको बताया कि दोनों केसेस में जो चीज बन रही है उसका नाम दोनों केस में सेम है। तो सर ये तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है, अगर डिफरेंट आ गया तो दिक्कत है। फिर क्या दिक्कत है सर, ये भी आप ही बता दीजिए। तो ये पॉसिबिलिटी होगी 1 2 3 4 5 6, इस पर है एक कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको देखिए बच्चों, इसको देखिए, 6 कार्बन की चेन तो सबको अच्छे से क्लियर होगी कि मेन कार्बन चेन तो यही होगी जिसके अंदर कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसे हम बोलते हैं थर्ड पर, और फोर्थ पर ब्रांच है तो हमने ले लिया 3 4। यहां से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो थर्ड पर और फोर्थ पर ब्रांच है तो हमने इसे क्या ले लिया 1 2 3 4 5 1 2, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, इसे चेक कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन बन पा रही है। तो यहाँ पर भी आपको जो नंबर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, इस तरफ से देख रहे हैं तो आप पहले 3 को लिखें बाद में 4 को लिखें तो नंबर क्या मिलेगा 3 4। तो दोनों केसेस में यहाँ पर भी सेम नंबर आया। मैंने क्या बोला कि जब दोनों केसेस में सेम नंबर आया तो आप ब्रांच को देखो, क्या ब्रांचेस सेम है। यहां पर ब्रांचेस सेम थी इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो, सेम नेमिंग होगी। बट यहां पर आप देखो, इस केस को अगर लेता हूं तो थर्ड पर एक कार्बन की चेन मिलती है और फोर्थ पर 2 कार्बन की चेन मिलती है, और इस केस को कंसिडर करता हूं तो थर्ड पर 2 कार्बन की चेन मिलती है और फोर्थ पर 1 कार्बन की चेन मिलती है। मतलब अब दोनों केसेस कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। एक केस में 3 नंबर पे आपको सिंगल कार्बन की चेन मिलती है और दूसरे केस में आपको फोर्थ नंबर पर सिंगल कार्बन की चेन मिलती है, तो दोनों केसेस डिफरेंट है। जबकि इन केसेस में आपने दोनों ही केसेस में क्या देखा था, थर्ड वाले में भी 1 कार्बन की चेन है, फोर्थ वाले में भी 1 कार्बन की चेन है। ये कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। इस केस का जो थर्ड है वो 1 कार्बन की चेन रखता है और इस केस का जो थर्ड है वो 2 कार्बन की चेन रखता है, तो दोनों केसेस यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। अब कोई नया रूल हमें चाहिए जो हमें इस चीज से बचाकर निकाल ले। तो इस चीज को बचाकर निकालने का रूल है कि आपको इन साइड चेन के नेम्स पर जाना पड़ेगा, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, बट कैसे लिखना है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ये मिथाइल है और ये क्या है, इथाइल है। एक कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन की साइड चेन को, एक कार्बन की ब्रांच को मिथाइल बोला जाता है, और 2 कार्बन की ब्रांच को जो कि सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो उसे क्या बोला जाता है, इथाइल। इसे मिथाइल बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है, इथाइल बोला जाता है। अब आपका टारगेट है कि आप इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाएं।
इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाएं तो यहां पर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिथाइल और इथाइल में पहले कौन आएगा? इथाइल। दोनों के फर्स्ट लेटर को कंपेयर करो, दोनों के फर्स्ट लेटर को कंपेयर करोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले कौन होगा? ई होगा। मींस किसकी प्रायोरिटी बढ़ गई? इसकी प्रायोरिटी बढ़ गई। प्रायोरिटी बढ़ने का मतलब है कि मुझे असाइन लोवेस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो दो नंबर आपको यहां असाइन करने पड़ रहे हैं, एक है 3 और दूसरा है 4। दो नंबर असाइन करने पड़ रहे हैं, एक 3 दूसरा 4। दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 3। तो मेरे को 3 किसे असाइन करना है? इथाइल को। अब आप देखिए कि कौन सी नंबरिंग में इथाइल को 3 मिल रहा है। ऊपर वाली नंबरिंग में इथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है? 4। और इस वाली नंबरिंग में इथाइल को कितना नंबर मिल रहा है? 3। तो ये नंबरिंग सही होगी और ऊपर वाली जो नंबरिंग आपने की वो गलत होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि चेन सेलेक्ट करनी है, चेन सेलेक्ट करने के बाद चेन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, चेन सेलेक्ट करने में भी दिमाग लगाना पड़ेगा। सारे रूल्स आपके माइंड में हो। जब आप नंबरिंग करोगे तो दोनों पॉसिबिलिटी है, किसे सेलेक्ट करना है, किसे रिजेक्ट करना है। अब ये जो आपका डाउट है मिथाइल और इथाइल वाला, ये नेक्स्ट लेक्चर में आसानी से क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैं आपका यूपीएससी नेमिंग सिखा दूंगा कि किस तरह से हमें मेन कार्बन चेन से वर्ड रूट लिखना है, कैसे सफिक्स लिखाना है, कैसे साइड चेन की नेमिंग हमें कैसे करनी है। तो आपका डाउट वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इन दोनों रूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।